नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है इसरो 2007 का लास्ट पार्ट है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms, दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm। ठीक है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm इज फर्दर ड्रॉन मतलब उसे खींचा गया है जिससे कि इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाए, एल डैश जो है वो डबल हो जाए। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, यानी कि रो तो यही है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहाँ कंडक्टिविटी का एरिया का कोई यूज नहीं है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब इसमें आपने लेंथ को, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, जब आपने लेंथ को डबल कर दिया, दैट मीन्स ट्वाइस एल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, लेंथ ये हो जाएगा आपका 2 × 5, दैट मीन्स 10 ohm। तो ये आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर रेटिंग ऑफ ए 470 ohm resistor carrying a current of 40 milliampere should be। देखिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। गिवन थिंग्स क्या है, आपको रेजिस्टेंस दिया है, आपको करंट दिया है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो I कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻³ इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 470। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 × 10⁻² इसका स्क्वायर इंटू 470। तो आप देखिए, इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 16 × 470 × 10⁻⁻4। तो 470 × 16 आप खुद ही देख लीजिए, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये 0 और ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया, 7 आ गया। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 7520 डिवाइड बाय ये 0 आपने नीचे फेंक दिया, तो ये कुछ 0.752 आ जाएगा, 0.752। तो 0.752 इज नियरली अबाउट, या तो हम 0.752 को नियर अबाउट 8 लिख सकते हैं, 0.8, लेकिन यहाँ पे 0.8 कहीं नहीं है। 1/4 आपका 0.25 होता है और 1/2 आपका 0.5 होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, 2 भी नहीं हो सकता, तो नियर अप्रॉक्सीमेट डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज। देखिए, सीधी सी बात है, पहली बात तो जो ये दोनों रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज में होंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 50 + 25 इज 75 ohms। ठीक है, अब ये तीनों 75 ओम रेजिस्टेंस, मतलब अब ये वाला एक 75 हो गया, एक ये वाला 75 ओम हो गया, और एक आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कुछ इसी तरीके से बनेगा ना, ऐसे मैं भी अगर ऐसे ले लूँ तो ये भी 75 ओम हो गया। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो यानी कि ये जो 1/r इज इक्वल टू 1/75 प्लस 1/75 प्लस 1/75, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 3/75। तो 325 जा 75, तो r इज इक्वल टू 25 ओम। अब आप देखिए, जो r इक्विवेलेंट आएगा, अब यहाँ पे ये 50 ओम्स है, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये 25 ओम्स है, ये x है ये y है, यहाँ पे हमें r इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, तो 50 + 25 75 ओम्स, तो आंसर क्या हो गया, 75 ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ ए स्टोरेज सेल इज 2.2। open circuit EMF of a storage cell is how much, 2.2 volts. The terminal voltage measured when the current is 12 ampere is found to be 1.98 volts. So internal resistance is asked, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, सीधी सी बात है, पहले तो जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप वो कितना हो जाएगा, वो होगा आपके पास जो ओपन सर्किट वोल्टेज है माइनस जो टर्मिनल वोल्टेज है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2.2 माइनस 1.98, यही होगा ना। अगर मैं बच्चों की तरह कर रही हूँ, माइनस 9 10 11 2, और ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स, हाँ सॉरी, ये पॉइंट है, ये 0 है, तो ये आपके पास 0.22 वोल्ट हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा V/I, यानी कि V कितना है 0.22 और I कितना है 12 है। सॉल्व करिए, 2 6 जा 12 कितना हो गया, 11 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 5 पॉइंट लिया आपने,
6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 हाँ तो 1.8 समथिंग रुके 48 ये 2 हो गया, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। मान लीजिए ये आ रहा है आपका 1.83 डिवाइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट भी था ना इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 0.0183। तो ये आपका होगा इसका बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि एक तो उसका जो कोई ओपन सर्किट ईएमएफ होगा और माइनस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, हमें वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन भी लगाया करो, ठीक है। नेक्स्ट है अ कैपेसिटर पासेस अ करंट ऑफ 12.6 मिली एम्पियर, ठीक है, सॉरी ये तो गलत है, ये ऊपर का पार्ट आ रहा है ना, इसको आप काट दीजिए, कुछ नहीं है, गलत है। A capacitor passes a current of 12.6 milliampere when supplied with 20 volt AC, okay, with a frequency of 1 kilohertz. The capacitance of the capacitor is, सीधी सी बात है, XC is equal to 1 upon omega C, V equal to I of XC is equal to I by omega C। तो यहाँ पे ये V है, तो ये हो जाएगा I by 2 by I एफ सी। तो यहाँ पे जो C इज इक्वल टू होगा I बाय 2 बाई 2 पाई एफ वी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो करंट कितना हो गया आपके पास, करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज 12.6 मिली एम्पियर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 किलो हर्ट्ज 10 क्यू, और वोल्टेज कितनी दी है 20 वोल्ट एसी। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा 6.3 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 20। तो ये हो जाएगा 2 3 जा सॉरी ये तो कटेगा नहीं, सॉरी ये हो जाएगा 6.3 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 की पावर -6 बाय पाई। इसको आप जब नियर अबाउट पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आएगा 0.1 माइक्रोफराड। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए ना, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे ये निकाल लिया, तो ये अगर मैं 2 इंटू ये 3.14 भी करूँगी तो ये कुछ 6.28 आएगा, दिस इज नियर अबाउट 6.28। अगर मैं इसको लिखूँ 63 डिवाइड बाय 6.28 और ये हो गया 10 की पावर -6, ठीक है, और यहाँ पे 100 था, तो ये तो आपने क्या किया 6.3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 20 तो पहले ही था ना, अच्छा यहाँ पे आपने जीरो हटाया था तब ये 63 था। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे ये 100 हो गया ना, अब यहाँ पे ये 100 हो गया, कुछ इस तरीके से होगा कि ये हाँ ये नियर अबाउट 6, देखिए 6.28 इज नियर अबाउट 6.3 ना, तो इसीलिए 0.1 माइक्रोफराड आएगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर विद नाइदर यूनिट इम्पल्स भी नहीं होगा, रैम्प भी नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल भी नहीं होगा, साइनसॉइडल होगा, क्योंकि साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल आर इजीली अवेलेबल, ठीक है, हम यही कह सकते हैं कि इजी सिग्नल होता है, ठीक है। इसके साथ हम काफ़ी सारे टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन आइडियल ओप एम्प द आउटपुट इम्पिडेंस इन 0, तो पता ही होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अब इतने सिंपल नहीं आते हैं। व्हाट विल बी द डीबी गेन फॉर एन इंक्रीज ऑफ पावर लेवल फ्रॉम, देखिए ये P1 आपको दिया है 13 और P2 आपको दिया है 26 वोल्ट। डीबी गेन का मतलब क्या होगा, डीबी गेन दैट मीन्स GdB, ये हो जाएगा 10 log base 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यही होगा ना, तो ये होगा 10 log base 10, P आउटपुट कितना है 26 और P इनपुट कितना है 13, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको निकालेंगे, अगर मैं ये 0.010 हटा दूँ तो ये नियर अबाउट 3 dB होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट 10 इंटू 0.3 लिखूँ, 010 नेग्लेक्ट कर दूँ तो 3 dB आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। याद रखिए क्वेश्चन में डीबी पूछा है, बच्चे कंफ्यूज हो गए फिर बोलते हैं कि मैम इसका तो ये होगा, आप डीबी भी तो देखो, क्वेश्चन में डीबी पूछा जा रहा है। द ऑसिलेटर विद द बेस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी इज, देखिए हार्टली, कॉलपिट या टिकलर फीडबैक ऑसिलेटर जो है आपका, जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी पूछ रहा है और जो एक्यूरेसी देता है वो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर देता है,
क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी तो बोलते हैं ना इसको। ऑसिलेटर क्या करता है, इट जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, सस्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कोर मटेरियल आर। देखिए किसी भी ट्रांसफॉर्मर कोर मटेरियल में क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई परमेबिलिटी, दैट मीन्स ये परमेबिलिटी होती है लो हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस किसको बोलते हैं, याद रखिए हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है ये इट इज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर को। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, ठीक है। व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये किसकी वजह से होता है, जब ट्रांसफॉर्मर कोर का मैग्नेटाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। एंड व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एफएम मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर आप इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। हिस्टेरिसिस लॉस में देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, किसके बीच में होता है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एक नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो जो पावर होता है दैट इज कंज्यूम्ड बाय द मैग्नेटिक डोमेन्स फॉर चेंजिंग द ओरिएंटेशन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, वो हिस्टेरिसिस लॉस होती है। लॉस मतलब कि यही हो गया ना, पावर कंज्यूम्ड by magnetic domains for changing the orientation या कह सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, दिस इज योर हिस्टेरिसिस लॉस। याद रखिएगा ये बीएल थरेजा की बुक में दिया हुआ है। तो ये जनरली कोई भी लॉस क्या डिपिक्ट करता है, पावर लॉस ही तो डिपिक्ट करता है। द लॉस ऑफ द पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द मैग्नेटिक डोमेन्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन और ओरिएंटेशन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल इज द हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट। ये तो देखिए आरएलसी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। क्वालिटी फैक्टर सीरीज में क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। आपने पढ़ा होगा क्वालिटी फैक्टर इज एफ आर अपॉन बैंडविड्थ भी होती है, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दी बैंडविड्थ। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर देखिए ये कब इंक्रीज करेगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जब आर घटेगा, तभी तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा। आर के इंक्रीज करने से थोड़ी, आर के अगर ये इंक्रीज करेगा, मान लीजिए ये Q इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर है, अगर ये इंक्रीज करेगा तब तो ये घटेगा ना, चाहे ये वाला भी ले लो, ये इंक्रीज करेगा तब भी ये घटेगा। वोल्टेज का तो यहाँ कहीं है ही नहीं नाम, क्योंकि V इज इक्वल टू आई एक्सएल है या V इज इक्वल टू आई एक्स सी है, तो ये 1 अपॉन आई इंटू ओमेगा एल और ये हो जाएगा आई बाय ओमेगा सी। यही तो मतलब है, पर इसमें वोल्टेज का क्या यूज है, हमें तो ये डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन। देखिए मैंने बहुत ही मेहनत करके आपको एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। हालांकि मैं यही बोलूँगी मेरे टाइम में ऐसी सुविधा नहीं थी, मैं एक एक क्वेश्चन गूगल पे सर्च करती थी, अपने बड़ों से समझती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। लेकिन अब आपको अगर बताया जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए, ठीक है। Thank you very much.